आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का 5th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि 4 क्लास ऑलरेडी हो गया। पिछले क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए पैकिंग इफिशिएंसी, और बताया कि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर 1 मार्क्स का रहा तो सीधा सीधा आप सिंपल क्यूबिक में 52.4%, पीसीसी में 68% और एफसीसी में 74%। और अगर 2 और 3 मार्क्स का होगा तो जिस तरीके से मेथड बताए हैं वैसे आपको डिराइव करना होगा। अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। और हम सजेस्ट किए थे आपको कि आज ही जाकर के एक बार प्रैक्टिस करोगे, जो 15-20 मिनट आधे घंटे का टाइम लगे, लेकिन वो आपका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा टाइम बचाने वाला है। और अगर इस वक्त में आप टाइम बचा लिए तो जिस वक्त में आपके पास में टाइम नहीं रहेगा उस वक्त में आपके पास बहुत सारा कंटेंट बचा हुआ रह जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उस वक्त। आज आगे बढ़ते हैं, आज भी डिराइवेशन वगैरह करना है। एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंस्टिट्यूएंट एटम्स और इंटरस्टिशियल साइट यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, और उनके रेडियस के लिए हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिए हैं, डेफिनेशन। और इस जगह पर इन क्या दिया हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट एटम के रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे है, हाँ यहाँ इज आर, यहाँ पर। अब इसे पहले डायग्रामेटिकली बनाते हैं, फिर जो ज्योमेट्री का सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। यहां ध्यान देना पहले, ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। इनके बीच में ये जो खाली जगह बचा हुआ रह गया है इसी को इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। द वैकेंट स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स इन ए क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड। यहाँ देख रहे हैं कि आप ये अभी जो डायग्राम बना हुआ है 2 डायमेंशनल बोर्ड पर, अभी ये कितने एटम को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है। अब इसको 3 डायमेंशन में इमेजिन करो, ये 4 है, इसके ऊपर में एक एटम डाल दिए तो कितना हो गया, 5। इस वॉइड के ऊपर में आ जाएगा। उसी तरीके से 3 डायमेंशन में इमेजिन कर रहा है तो एक और कहां से आ जाएगा, नीचे से। तो यानी कि ये वॉइड जो है वो 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में 6 एटम से घिरा होगा, इसलिए ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाएगा। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में किसका किसका क्या वैल्यू होगा, जो देखो यहाँ ये सेंटर है कंस्टिट्यूएंट एटम्स का, इसके सेंटर को मिला देते हैं, यहाँ इसे मिला दिए, ये हो गया और ये हो गया। इसे अगर हम लोग ए बी और सी कंसीडर करें और यहाँ से ये कट कर रहा है, यहाँ ध्यान से आर वगैरह का वैल्यू बताए। देखो यहाँ से यहाँ ये आर है, कैपिटल आर, इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। इस वाले में बोलो ये वैल्यू क्या कहा जाएगा, आर एटम का है ना, ये वॉइड का है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। यानी कि अगर हम लोग इस डायग्राम को यहाँ पर नोट करें तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बताओ क्या लिखा हुआ है, 2r, ए बी आर प्लस आर कितना हो गया, 2r। बी सी इज इक्वल टू बताओ 2r एंड ए सी वुड बी इक्वल टू 2r प्लस 2r, या इसी को लिख सकते हैं 2r प्लस आर। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ ए सी हाइपोटेनस इट इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। रूट अंडर ए बी की जगह पर क्या डाल सकते हो आप, प्लस 2r का स्क्वायर। बोलो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, रूट अंडर
8r²। √8 को क्या लिखा जा सकता है? 2√2r। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान। ये किसके जगह पर निकालें हम लोग? AC की जगह पर। वी नो AC इज इक्वल टू, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग, 2r प्लस क्या होता है? r। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। देखो तो ये वैल्यू भी आया है AC के लिए और ये वैल्यू भी आया है किसके लिए? AC के लिए। तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो 2√2r इनके बराबर में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2r प्लस r इट वुड बी इक्वल टू 2√2r। लिख सकते हैं। देखो तो 2 कैंसिल हो गया, यानी r प्लस r वुड बी इक्वल टू √2 का वैल्यू बता सकते हो 1.414r। देयरफॉर r वुड बी इक्वल टू, इस r को उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, 1.414r माइनस क्या लिख सकते हैं? r। बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा जी? r वुड बी इक्वल टू 0.414r। देखो ना, 1.4r 1.5x माइनस x, तो जी कितना वैल्यू बचेगा? 0.5x। x कहने का मतलब ये कितने को रिप्रेजेंट करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो 1.5x में से 1x माइनस कर दिए तो बचा हुआ रह गया 0.5x। तो वही वैल्यू तो यहाँ पर है, 1.414r में से 1r को माइनस कर दिए तो बचा रह गया 0.414r। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम। तो कई न्यूमेरिकल अगर बनाने के लिए दे दिया गया या जरूरत पड़ा, इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का हम लोग निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। सेकेंड टॉपिक की तरफ में आ गए। आज का डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। पूरे सॉलिड स्टेट में बहुत सारा न्यूमेरिकल है, यानी आज ये कंप्लीट भी नहीं होगा इसका न्यूमेरिकल, एक क्लास और लग जाएगा इसके न्यूमेरिकल्स। यानी कि इसमें न्यूमेरिकल्स है और कैलकुलेशन भी है, एग्जामिनेशन में पूछता भी है। CBSE में जब था तो वहाँ पर भी इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछता था। आसान सी बात ये है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो NCERT बेस्ड है, यानी कि जो ये बेस्ड नहीं NCERT का क्वेश्चन है, ऐसे बोलो। बेस्ड कहने का मतलब ये कि NCERT में 50 पिकोमीटर दिया हुआ है तो बाकी डाटा तुम्हारा 60 पिकोमीटर दे दिया, तो इसे कहेंगे बेस्ड। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वहाँ 50 पिकोमीटर है तो यहाँ भी 50 पिकोमीटर ही रहे। तो पहले हम लोग डेंसिटी के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं, उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल पर आएंगे। पहले डेंसिटी का मतलब समझो, सिंपल कंसेप्ट क्या निकलता है डेंसिटी के बारे में? डेंसिटी के बारे में कंसेप्ट निकलता है, इट इज द मास इन पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी निकालना है तो उसके मास को हम लोग उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ एक जगह पर डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर डी लिखेंगे तो आगे कंफ्यूजन हो जाएगा डायमीटर को लेकर के, क्योंकि डायमीटर को भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से, इसलिए डी ना लेकर के हम लोग रो टर्म यूज करेंगे। क्योंकि यूनिट सेल का डेंसिटी निकालना है तो यहाँ पर हमें निकालना होगा मास ऑफ यूनिट सेल। पूरे यूनिट सेल के मास को डिवाइड कर देंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इसी में हमें ये दो टर्म डिटरमाइन करना है, एक वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, दूसरा मास डिटरमाइन करना। कैसे करेंगे? जो बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल को, ऑफ यूनिट सेल पिछले क्लास में भी हम लोग कंसिडर किए हैं। इसको क्या मानते हैं हम लोग? ए। तो अगर किसी यूनिट सेल का एज लेंथ ए है तो आप ही बताओ, क्यूबिक फॉर्म में होता है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितने के करीब हो जाएगा? एक क्यूब। इसे इक्वेशन सेकंड कर, ये पार्ट तो निकल गया हमारा। अब यूनिट सेल का मास, यूनिट सेल का मास उसमें प्रेजेंट टोटल एटम के मास के सम के बराबर होगा।
जैसे अगर हम लोग सिंपल क्यूबिक लें तो सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 आता है, पीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 था, और याद करो तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 था। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास, या हम कह सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम, एक एटम के मास को हम लोग उसके टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह उस यूनिट सेल का मास निकल जाएगा। अब थोड़ा सा याद करो मूल कंसेप्ट में, क्योंकि हमें निकालना होगा पहले एक एटम का मास कितना होगा। जो थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, बताए थे आपको कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है। कार्बन के एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इन्हें ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। ये 12 ग्राम हुआ, और ग्राम एटॉमिक मास इसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसी को हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा सोचो, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितने के बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। तो यहां से यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई करेंगे हम लोग तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास है 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना निकल जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6.022, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। 12 क्या था इसका ग्राम एटॉमिक मास? 12 ग्राम। उसी तरह से ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर निकालना होगा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ग्राम एटॉमिक मास 16 हो गया, तो 16 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब आपसे पूछने वाले हैं इसलिए ध्यान रखोगे। सोडियम एटम का, सोडियम के एक एटम का मास निकालना होगा तो बताओ तो, जैसे कार्बन के लिए 12 बाय एवोगाड्रो नंबर, ऑक्सीजन के लिए 16 बाय एवोगाड्रो नंबर हुआ, तो सोडियम के एक एटम का कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यानी कि एक एटम का मास उसके ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को मोलर मास कहा जाता है, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? एवोगाड्रो नंबर, तो उसके एक एटम का मास निकला। तो यहाँ ये समझाए आपको क्लास 11th वाले स्टैंडर्ड सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मूल कंसेप्ट था उस वाले पार्ट से रिलेट करके। अगर कभी डाउट लगे तो इस जगह पर वीडियो को बैक करके आप देखोगे तो यहाँ पर कैसे आ गया, वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, या इसी को हम लोग मोलर मास भी कह सकते हैं क्योंकि वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करें तो मास ऑफ एन एटम, यानी एक एटम का मास कितने के बराबर हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम लोग z से रिप्रेजेंट करें, टोटल मास ऑफ एटम्स, या यही मास ऑफ यूनिट सेल के बराबर हो जाएगा। मास ऑफ यूनिट सेल, यहां देखो, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास है m/n। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स z है तो बताओ तो टोटल मास कितना निकल जाएगा? z इंटू m/na। इसको इक्वेशन 3 मान लिया। तो यहां देखो निकल गया मास ऑफ यूनिट सेल, और यहां निकल गया क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वही तो चाहिए हमें, मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यानी कि सेकंड और थर्ड के वैल्यू को इक्वेशन किस में पुट कर देना है? फर्स्ट में। ऑन पुटिंग द वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, कहां पर? इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो तो रो वुड बी इक्वल टू क्या लिखा आ सकता है? ऊपर में आ गया z इंटू m/na, और नीचे में कितने के बराबर? AQ। या और लिख सकते हैं रो वुड बी इक्वल टू z इंटू m/na इंटू AQ। यह डिराइवेशन कर लिए।
अब जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसी डाटा का यूज करेंगे। रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। थोड़ा सा यूनिट वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं। वेयर रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल। और जनरली इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ये रखते हैं तो m ये मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है, और मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे तो या तो इसे आप ग्राम में रखोगे या तो फिर आप इसे किस चीज में रख सकते हैं? ग्राम पर मोल में। अगर किलोग्राम में रहेगा तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग ग्राम लिए हैं। m का वैल्यू हो गया। a के बारे में, एज ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल लिख सकते हो, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल। ऐसे लेंथ को तो हम लोग मीटर में रखते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में लेना है इसलिए इसके वैल्यू को भी किस में रखेंगे हम लोग? सेंटीमीटर में। लेकिन जनरली ये सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, ये किस फॉर्म में रहेगा? या तो ये पिकोमीटर में रहेगा, या तो ये एंगस्ट्रम में रहेगा, या तो ये नैनोमीटर में रहेगा, या तो ये माइक्रोमीटर में रहेगा। तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर बताओ तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। मीटर में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन हमें लाना है किस चीज में? सेंटीमीटर में। तो मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, यानी कि 10 टू द पावर 2 से। तो यहाँ ये -12 है, तो ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो कि +2 और -12 तो -10 हो गया। जरा बताओ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? -8 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। और ये 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तब किसी भी यूनिट में दिया रहेगा, मीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में, तो उसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वहां पर। तो रो हो गया, m हो गया, a हो गया। अब एक बचा हुआ रह गया क्या? Na। Na को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर। और इनका वैल्यू आपको याद रखना होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और चूंकि ये नंबर है तो नंबर तो यूनिटलेस होता है। जैसे आप लोग अगर मान लें कि 12 या 15 लोग बैठे हुए हैं तो हम 15 बोलेंगे, 15 किलो नहीं बोल सकते हैं, 15 मीटर नहीं बोल सकते हैं, यानी यहाँ यूनिट नहीं लगाया जा सकता है, नंबर यूनिटलेस होता है। इसलिए एवोगाड्रो नंबर का कोई यूनिट। तो समझ में आया? तो यानी कि फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। तो ये 5 में से Na का वैल्यू पहले हटा दो, वो तो आपका कंफर्म है कि याद रहेगा। तो कितना वैल्यू हो गया? 4। तो इस 4 में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा और बाकी आपको दूसरा निकालना पड़ेगा। जेड के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस जगह पर। जेड का वैल्यू कहां पर क्या हो सकता है? जेड का वैल्यू अगर सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक में जेड का वैल्यू कितना लेंगे? 1। अगर बीसीसी है तो जेड का वैल्यू 2, और अगर एफसीसी है तो जेड का वैल्यू 4। तो सिंपल दे देगा क्वेश्चन में कि इट इज एफसीसी यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको खुद से समझना होगा कि वहां पर बीसीसी है तो जेड का वैल्यू कितना होगा, एफसीसी है तो जेड का वैल्यू कितना। अब इस डिराइवेशन को नोट कीजिए, इसके बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पर आते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर। कैलकुलेशन रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल सेट। अब इसमें किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, आप पैटर्न पकड़ लोगे, बाकी गुना भाग करना रह जाएगा। देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.11। सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। देखो जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है कैसे सेपरेट करें। एफसीसी लैटिस, इफ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल
is 4.07 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of silver. सिल्वर का क्या निकालना है? एटॉमिक मास. ऐसे सिल्वर का एटॉमिक मास 108 हम लोग जानते हैं. तो एक चीज हेल्प ये मिलेगा कि जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 108 के आसपास में ही आना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम. अगर उससे ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन कहीं पर गड़बड़ हो रहा है. देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या है. जब भी क्वेश्चन बनाओ तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाओ, और अभी खास करके ताकि रिवीजन के समय में जो है वो कॉपी निकाले आप और सब कुछ फ्लैशबैक में याद आना शुरू हो. देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफसीसी यूनिट सेल है, तो बताओ जेड का वैल्यू कितना होगा? एज लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है ए का, बोलो 4.07 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए, दिया हुआ है. डेंसिटी भी दिया हुआ है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अवोगाड्रोस नंबर Na का वैल्यू पता है हमें, क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. और हमें किसका वैल्यू निकालना है? एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जो भी कहो, m का वैल्यू निकालना है. फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? रो इज इक्वल टू z इंटू एम बाई Na इंटू AQ. काम तो मेरा यहीं तक था, इसको सोल्व करते हैं. लेकिन देखो यहाँ डेंसिटी पता है, Z पता है, Na पता है, A का वैल्यू पता है, तो M नहीं निकल जाएगा. तो यहाँ से M वुड बी इक्वल टू रो इंटू Na इंटू AQ डिवाइडेड बाई Z. वैल्यू पुट करो. रो का वैल्यू कितना आ गया? 10.5. Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23. AQ, A का वैल्यू कितना है? 4.07 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 का क्या निकालना है? क्यूब अपॉन. अब जाहिर सा बात है कि पहले ही बताया कि इसमें कैलकुलेशन आएगा, AQ के फॉर्म में है, तो सबसे पहले 10 के पावर का काम करोगे. 10 टू दी पावर माइनस 8 का क्यूब है, तो बताओ 10 टू दी पावर माइनस 24. और यहाँ 10 टू दी पावर कितना बचा? 23. कितना बचा हुआ रह गया? -1. फिर से 10 टू दी पावर माइनस 8 का क्यूब किए तो -24, और यहाँ +23 है, तो 10 टू दी पावर -1. वो वाला पार्ट तो हो गया. तो अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका क्यूब करना है और इसे डिवाइड कर देना है. कैलकुलेटर निकालते हैं यहाँ पर और ये कैलकुलेट कर. 4.07 का पहले क्यूब कर लेते हैं. 4.07 इंटू 4.07 इंटू 4.07 इंटू 6.022 6.022 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 4. कितना आ गया वैल्यू? 1065.7. 1065.7 इंटू 10 टू दी पावर -1. -1 बचा हुआ था ना, यानी कि ये वैल्यू कितना हो गया? 106.57. और 107.9 यानी कि 108 लेते हैं, तो यानी कि करीब करीब ये वैल्यू उसके बराबर में आ रहा है. तो जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लोगों ने यूज करके किया है. अब क्यूब के केस में क्या होता है? राउंडिंग ऑफ कर दोगे ना तो बहुत का वेरिएशन आ जाता है. जैसे कई स्टूडेंट क्या कहता है कि ये 4.07 है, इसको हम लोग 4 लेकर के चलते हैं. देखते हैं कि अगर 4 लेकर के चलते हैं तो कितने का चेंज आता है. अगर इसको 4 लोगे तो एक 4 तो यहीं कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर में कितना बचा रह गया? 2. तो 4 4 जा 16, तो यहाँ जाएगा 10.5 इंटू 6.022 इंटू 16, 1011. देख रहे हो ना, 1065 और ये 10 कितना हो गया? 11. आपने क्या किया? थोड़ा सा राउंडिंग अप किया. तो क्यूब वाले केस में बहुत का वेरिएशन हो जाता है. थोड़ा सा कुछ इधर उधर करोगे तो वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगा. लेकिन मैनुअली करना होता है तो टीचर भी समझते हैं कि बच्चा यहाँ कर रहा है, तो पूरा बॉडी पार्ट आपका सही है, सिस्टमेटिक तरीके से आपने डाटा सेपरेट किया.
तो थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर ऊपर नीचे होता भी है तो टीचर कंसीडर करते हैं, नोट कर लीजिए। आते हैं एक्सरसाइज का 1.13 है, करा नायोबियम। नायोबियम एक एलिमेंट है, इसका सिंबल Nb होता है, हालांकि सिंबल का यहाँ कोई जरूरत भी नहीं है। क्रिस्टलाइजेज इन BCC स्ट्रक्चर, यहाँ BCC है। इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी रो दिया हुआ है। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93। रेडियस निकालना है, 2 स्टेप में क्वेश्चन बनेगा और कैलकुलेशन पूरा जम करके। आर और ए के बीच में रिलेशन याद करना पड़ेगा, ठीक है। पूछेंगे अभी आपसे, पिछले क्लास में डिराइव किए हैं, याद है या नहीं है। जो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, जेड का वैल्यू कितना लिखेंगे। Q2 BCC है, ठीक है, साथ में रहो, रिस्पॉन्ड करोगे। डेंसिटी दिया हुआ है कितना है, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, 93। Na का वैल्यू पता है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23। तो Z है, रो है, m है, Na है, तो यहां से सबसे पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, A का, और जब A निकल जाएगा तब फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, R का। फॉर्मूला यूज करते हैं, रो इज इक्वल टू Z इंटू m बाई Na इंटू AQ। Therefore AQ would be equal to, देखो तो AQ को यहां ले आएंगे, क्या आ जाएगा वैल्यू, Z इंटू m बाई रो इंटू Na। Z का वैल्यू कितना है 2, m का वैल्यू कितना है 93, रो का वैल्यू कितना है 8.55 और Na का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻20। ये वैल्यू आया है AQ का। अब देखो कैलकुलेशन कैसे बढ़ेगा, जब यहाँ AQ का वैल्यू दिया हुआ है तो अब यहाँ सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा किसका वैल्यू, A का। कैलकुलेशन A निकल गया, अब उसके बाद में R निकालना है। अब R कैसे निकालोगे, जो थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, आप पकड़ लोगे। हम लोग पढ़े हैं रेडियस और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल के बीच में रिलेशन। सिंपल क्यूबिक में R इज इक्वल टू A/2। तो बताओ BCC में R इज इक्वल टू √3/4A। तो यहां अगर A निकल गया तो अब इसके बाद में फिर हम लोग R निकालेंगे, तो R वुड बी इक्वल टू होगा √3/4A। यानी कि केमिस्ट्री यहीं तक है। अब बाकी मैथ्स आप कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उसके अनुसार से कैलकुलेशन है। बात समझ में आया, ठीक है, नोट कीजिए। और गुना भाग इसमें आ जाओ, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। लॉग का अगर यूज करने नहीं आ रहा होगा तो लॉग से भी करके निकाल सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में ये नहीं दिया रहेगा, तो एग्जामिनेशन में तो कैलकुलेटर भी नहीं दिया रहेगा, तो मैनुअली करना होगा। लेकिन अगर लॉग टेबल यूज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, जो यहाँ से बढ़ते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में लॉग कैसे यूज करोगे वो बताते हैं। यानी 2 इंटू 93 डिवाइडेड बाई 8.55 डिवाइडेड बाई 6.022, कितना वैल्यू आ गया 3.6124। यानी यहां वैल्यू आ गया 3.61248 है, तो इसको 5 कर देते हैं तो 6125। हालांकि हम लोग 4 ही डिजिट तक ले सकते हैं, तो 612 तक लेना होगा। 612 इंटू 10⁻⁻20। ये किसके लिए वैल्यू आया है, AQ के लिए। अब यहां से देखना, AQ इज इक्वल टू 3.612 इंटू 10⁻⁻23। अब दोनों तरफ में लॉग ले लेते हैं, ऑन टेकिंग लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, लॉगरिदम ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। देखो इधर क्या लिख लिया गया, log a⁻³ वुड बी इक्वल टू log 3.612
इंटू 10 टू द पावर -23। ये 3 log a टू द पावर 3 है, तो इसी को हम लोग 3 log a लिख सकते हैं। याद आ रहा है? log 10 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या लिखते थे? x log 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ log 3.612 इंटू 10 टू द पावर -23 है, ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो 10 का पावर -23, तो यहाँ लिखेंगे -23.00 प्लस 36 के किस में देखेंगे? 1 में। तो log वाले पार्ट में 36 के 1 में देखते हैं वैल्यू, तो 36 के 1 में है 5575 और मीन डिफरेंस 2 में, तो 36 के मीन डिफरेंस 2 में भी 2 है, यहाँ 2 7755 यानी कि 0.5577, लेकिन ये वैल्यू माइनस में और ये वैल्यू किस चीज में है? प्लस में। तो यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, यहाँ ये प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 23 माइनस 0.5577 कितना वैल्यू आ गया? 22.4423। अब log a वुड बी इक्वल टू 3 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, यहाँ वैल्यू कितना आ गया? -22.4423 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेटर ऑन है, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 22.4423 डिवाइडेड बाई कितना वैल्यू आ गया? 7.4807। इसको हम लोग 1 ले लेते हैं। log a इज इक्वल टू -7.481 ये log a का वैल्यू आया है। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू? a का। तो a वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग -7.481। अब एंटी लॉग याद है या नहीं है? बताए थे कि अगर माइनस में वैल्यू है तो एंटी लॉग में डेसिमल के बाद वाले का नहीं देखते हैं, उसको 1 में से माइनस करके देखते हैं, और जो डेसिमल के आगे में है उसको 1 बढ़ा करके लिखा जाता है। तो वहाँ 0.481 है, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.481 यानी 0.519। तो 0.51 के 9 में देखेंगे एंटी लॉग में, तो 0.51 के 9 में है वैल्यू 3304 यानी 3304 यानी 3.304, और 10 टू द पावर -7 है, ये वैल्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस, का वैल्यू निकल गया। ऐसे भी अगर आप थोड़ा सा गेस करो ना, यहाँ पर इसको मैनुअली कैलकुलेट करते हैं आप, तो इसको हम लोग 36.12 इंटू 10 टू द पावर -24 करेंगे, तो -24 का रूट क्यूब निकाल रहे हैं, तब उस कंडीशन में 10 टू द पावर -8, और अब ये वैल्यू 36 बचा। तो सोचो इसको अगर ये 2 रहता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 हो जाता। 3 का पावर 3 करते तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 एंड इंटू 3 27, और 4 करते तो 64 हो जाता, लेकिन ये कितना है? 36, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स में आएगा, और वही कैलकुलेट किए हम लोग। ये वैल्यू कितना आ रहा है? 3.304। ये a का वैल्यू निकला। अब यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं। r वुड बी इक्वल टू √3/4a। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732, यही होता है ना, डिवाइडेड बाई 4 इंटू a की जगह पर 3.304 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.732 इंटू 3.304 डिवाइडेड बाई 1.43 इंटू 10 टू द पावर -8। ये किस चीज में निकल गया? सेंटीमीटर। ये रेडियस निकला सेंटीमीटर। ये कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ यूनिट सेंटीमीटर था या नहीं था। किस चीज में दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पार्ट, इसके बाद वाले क्वेश्चन का अब हिंट्स दे देते हैं, इसको कैलकुलेट करोगे। देखो यहाँ क्या कर रहा है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू ए FCC लैटिस विथ एज लेंथ 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, so that
द कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विथ मेजर्ड वैल्यू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओगे आप डाटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जेड का वैल्यू बताओ, ठीक है 4। डेंसिटी बताओ, डेंसिटी 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ बताओ 61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? कैलकुलेट डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू, यानी रो दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। एन ए का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। आप क्या करोगे, एटॉमिक मास दिया हुआ है, कॉपर का नहीं दिया हुआ है, तो कॉपर का नहीं दिया हुआ तो अपनी तरफ से कितना लेके चलेंगे 63.5। आपको क्या करना है, इसके डाटा को थोड़ी देर तक होल्ड में रखो, होल्ड में रखते हैं, ठीक है। और ये जो गिवन डाटा है इससे हम लोग रो का वैल्यू निकालेंगे। तो रो वुड बी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, Z इंटू एम बाई एन ए इंटू ए क्यू। देखो तो Z का वैल्यू दिया हुआ है, M पता है, Na पता है, A पता है, रो निकलेगा। अब ये रो का वैल्यू जैसे यहाँ 8.92 दिया हुआ है और ये 8.92 के अप्रॉक्स में भी आ गया, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम, तो लास्ट में लिख देंगे इट एग्री बिकॉज द गिवन वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू द वैल्यू दैट वी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन वैल्यू। उसी को ये प्रूफ करना है, यानी कि इक्वल करना है। तो इसको होल्ड में रखेंगे और यहाँ से डेंसिटी, क्योंकि यही निकालने के लिए। तो डाटा नोट कर लीजिए, पहला वाला पार्ट नोट कर लीजिए और इसको घर में आप कैलकुलेट कीजिए, डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। Thanks for watching this video.